हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस में पहले एप्लीकेशन की आज हम बात करेंगे, वो है एडर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन, दैट इज एडर। एडर को हम समिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। और ये जो सर्किट हम पढ़ने वाले हैं, इसी सर्किट की सहायता से हम एवरेजिंग एम्पलीफायर या वेटेड एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। एडर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में उपयोग कर सकते हैं। हम पहले इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, फिर हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात कर रहे हैं एडर के लिए, तो देखिए इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनपुट है, जिन 2 सिग्नल को या 3 सिग्नल को हमें ऐड करना होगा, वो इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही हम फीडबैक का भी उपयोग करेंगे। तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस हमने लगाया है RF, जो कि आउटपुट से इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ है। और अब हम यहाँ पर 3 इनपुट कंसीडर करते हैं, 3 इनपुट वोल्टेजेस हम कंसीडर करते हैं जिनको हमें ऐड करना है। और उन वोल्टेज सोर्स VA, VB और VC के साथ हम 3 रेजिस्टेंसेस RA, RB और RC कंसीडर करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एडर बनाएंगे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक लोड रेजिस्टेंस RL है जिस पर हम आउटपुट लेंगे। तो ये हमारा सर्किट होगा एक एडर के लिए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में एक एडर का सर्किट होगा ये। अब यहाँ पर देखिए हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, इसको सॉल्व करके हम ये देखते हैं कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट एक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में एडर है। तो यहाँ पर देखिए हम वही कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने वर्चुअल ग्राउंड वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आपने अगर अभी हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट का वीडियो जरूर से देखें। वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई एक टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कोई भी एक टर्मिनल अगर हम ग्राउंड कर दें तो दूसरे टर्मिनल पर भी लगभग वही वोल्टेज हमें मिलेगा। ये वोल्टेज, जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा दें तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी हमें 0 वोल्ट मिलेगा, जबकि हमने उस टर्मिनल को ग्राउंड नहीं कर रखा है। तो कुल मिलाकर के अभी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट है तो इस वाले टर्मिनल पर भी हमें 0 वोल्ट मिलेगा। अब अगर यहाँ पर वोल्टेज 0 वोल्ट है तो आसानी से हम किरचॉफ्स करंट लॉ का उपयोग करके इस नोड पर KCL इक्वेशन की सहायता से आउटपुट वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इस नोड पर ये 5 ब्रांचेस कंसीडर की है और उन 5 ब्रांचेस में करंट हमने कंसीडर किए हैं I1, I2, I3, I4 और I5। ये आप इस नोड पर सभी ब्रांचेस कनेक्टेड मान सकते हैं। ये ब्रांच I1 करंट वाली, ये I2 वाली, ये I3 वाली, ये I4 और ये I5। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I5 करंट हम शून्य मानेंगे क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, तो यहाँ इनपुट में करंट नहीं होगा। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, तो जो भी डिफरेंस वोल्टेज इसके इनपुट पर होता है उसी को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर ये कहें कि अगर इस नोड पर जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है हमारा, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम KCL का उपयोग करें, अगर किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि किसी नोड पर एल्जेब्रिक सम करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम शून्य होने का मतलब ये है कि जब हम एडिशन करेंगे तो
डायरेक्शन के साथ एडिशन करेंगे। नोड के पास आने वाली धारा करंट्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नोड से दूर जाने वाले करंट्स को हम नेगेटिव लेंगे, रिवर्स भी हम ले सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से हमने चूंकि सभी करंट्स यहाँ पर जो माने हैं वो सभी करंट्स बाहर जाते हुए माने हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन पांचों करंट का योग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 जो है ये शून्य होगा। यहाँ पर I5 हम पहले ही बोल चुके हैं कि लगभग शून्य होगा, इसलिए हम उसको यहाँ पर 0 कर देंगे। अब ये जो I1 का मान है देखिए 0 वोल्ट इस नोट को अगर हम बेस नोट मान करके इक्वेशन बना रहे हैं तो 0 माइनस वी ए अपॉन आर ए, I1 का मान होगा 0 माइनस वी ए अपॉन आर ए, I2 हो जाएगा 0 माइनस वी बी अपॉन आर बी, I3 हो जाएगा 0 माइनस वी सी अपॉन आर सी, I4 हो जाएगा देखिए I4 करंट 0 माइनस VO। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो पर्टिकुलर I4 करंट हमने कंसिडर किया है ये इस ब्रांच में कंसिडर किया है, तो यहाँ इस टर्मिनल पर वोल्टेज V0 है और इस टर्मिनल पर वोल्टेज 0 है, तो 0 माइनस V0 अपॉन RF। यहाँ हमने ऐसे लिया है 0 माइनस VA अपॉन R1, 0 माइनस VB अपॉन RB, 0 माइनस VC अपॉन RC। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये करंट्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस वीओ अपॉन आर एफ इक्वल टू 0, क्योंकि I5 हमारा क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, I5 हमारा 0। अब इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से अगर हम आउटपुट वोल्टेज VO लिखना चाहें तो VO अपॉन RF हम लिखेंगे, VO अपॉन RF यहाँ से हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस VC अपॉन RC, और इसी को हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं माइनस आर एफ अपॉन आर ए इंटू बी ए प्लस आर एफ अपॉन आर बी इंटू बी बी प्लस आर एफ अपॉन आर सी इंटू बी सी। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर आर ए, आर बी, आर सी और आर एफ ये रेजिस्टेंसेज हैं, ये सारे जो रेजिस्टेंसेज आपने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं ये आपके हाथ में है, आपको वी ए, वी बी, वी सी का एडिशन करना है, तो आर ए, आर बी, आर सी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या वैल्यू, कब क्या वैल्यू हम यहाँ पर लगाएं। तो आर ए, आर बी, आर सी और आर एफ की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इस एक्सप्रेशन से देखिए हमें क्या क्या मिल सकता है। तो अगर हम सबसे पहले ये कहें कि आर एफ, आर ए, आर बी, आर सी ये सभी बराबर है और सपोज ये आर है, अगर ये आर है तो ये आर एफ अपॉन आर है, आर अपॉन आर कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज व्यू है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, पहले कंडीशन में अगर ये वैल्यूज हम आर एफ, आर ए, आर बी और आर सी की रखें तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है वो सिंपली वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी का इन्वर्टेड वर्जन मिल रहा है। यहाँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो एडिशन मिलेगा, लेकिन एडिशन के साथ में वो पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा एडर सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमने आपको यहाँ पर ये भी कहा था कि हम इसको वेटेड एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए किसी एक पर्टिकुलर इनपुट का सपोज हमें हमें कुछ ऐसा करना है कि इस पर्टिकुलर वीए की वैल्यू हमें 50% लेना है, वीबी 25 लेना है और वीसी 25 लेना है। आउटपुट में हमें इसका 50% चाहिए, इसका 25% चाहिए और इसका 25% चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस आर एफ अपॉन आर ए, आर एफ अपॉन आर बी, आर एफ अपॉन आर सी की वैल्यूज 0.5, 0.25 और 0.25 सेट करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन वेटेड एम्पलीफायर का है, इसको हम बोल सकते हैं वेटेड एम्पलीफायर। तो अगर हम जिस भी वेट में इनपुट्स को ऐड करना चाहते हैं उस वेट में हम ऐड करने के लिए आर एफ, आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ये एक वेटेड एम्पलीफायर भी हो गया, इसमें इस स्पेशल वैल्यूज के लिए ये एक एडर हो गया। और अगर मुझे इसे एक एवरेजिंग एम्पलीफायर बनाना है तो पहले हम ये समझे एवरेजिंग एम्पलीफायर क्या होगा। एवरेजिंग एम्पलीफायर का मतलब होता है कि आपके जितने इनपुट्स हैं उतने इनपुट से इन वैल्यूज का एडिशन डिवाइड हो जाए। एवरेज वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो उन वैल्यूज को ऐड करके कितनी वैल्यूज है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर एवरेज मुझे करना है तो मुझे वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी बाई 3 चाहिए। तो देखिए मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में पहले कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, आर ए बराबर आर बी बराबर आर सी इक्वल टू आर। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आउटपुट वोल्टेज मुझे क्या मिलेगा, देखिए माइनस आर एफ अपॉन आर ए
यहाँ सॉरी आर नहीं, आर लिखे हम उसको, आर और इनटू हो जाएगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। अगर आर एफ, आर ए, आर बी और आर सी ये तीनों बराबर होगा तो ये आर एफ अपॉन आर एफ अपॉन आर और आर एफ अपॉन आर तीनों कॉमन बाहर आ जाएगा। और अब हमें क्या चाहिए, हमें आर एफ अपॉन आर की वैल्यू, आर एफ अपॉन आर की वैल्यू हमें 1/3 चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एफ अपॉन आर बराबर 1/3 हमें चाहिए, या इसी को हम इम्प्लाई करके लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू हमें 3 टाइम्स आर एफ चाहिए। अगर हम ये वैल्यू सेट कर दें तो आउटपुट वोल्टेज VO हो जाएगा -1/3 टाइम्स VA प्लस VB प्लस VC। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमारा ये जो सर्किट है, यही सर्किट अब एवरेजिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सहायता से यहाँ एडर को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशंस में हमने वेटेड एम्पलीफायर भी देख लिया और एवरेजिंग भी हमने देख लिया। अब इसी एडर का इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सहायता से करना है तो हम देखिए कैसे करेंगे उसको। तो अब हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा एडर यूजिंग क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि जब हम इन सर्किट्स को वहां पर ड्रॉ करेंगे तो इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार और फिर रिपीट कर देते हैं कि जब भी आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उस एप्लीकेशन में आप ये याद रखें कि इनपुट हमारा कहाँ पर होगा। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम आपके लिए रेडी है, और इस डायग्राम में चूंकि हम यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारे इनपुट हैं V1 V2 V3, और तीनों को सिंप्लिसिटी के लिए हमने तीनों पर रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है, और फीडबैक हमारा नेगेटिव फीडबैक है तो RF फीडबैक रेजिस्टेंस है, और R1 रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा करके हमने इसको ग्राउंड किया है। अब फिर से हम आपको एक बार और ये भी याद दिला दें कि जब भी आप डेरिवेशन की बात करेंगे ऑप एम्प बेस्ड किसी भी एप्लीकेशन की, तो हम जनरली इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड वाला जो कंसेप्ट हमारा एक वीडियो में हमने समझाया है कि इन दोनों टर्मिनल पर जो वोल्टेजेस होंगे ये वोल्टेजेस हमेशा लगभग बराबर होंगे। तो इस कंसेप्ट का ही उपयोग यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम ये देख रहे हैं कि इनपुट हमारा चूंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, और हमारा अगर यहाँ पर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा होगा 1 प्लस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, सो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इन टाइम्स V1। तो यहाँ हम सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके इस आउटपुट को आसानी से निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि जब भी आपके पास में किसी लीनियर नेटवर्क में अगर दो या दो से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट है और उनकी वजह से आपको रेस्पॉन्स निकालना है जो कि एक वोल्टेज या करंट हो सकता है, तो आप एक सोर्स की वजह से रेस्पॉन्स निकालें, और जब आप एक सोर्स कंसिडर करके रेस्पॉन्स निकालेंगे तो बाकी सोर्सेस को आप उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। तो इस यहाँ पर चूंकि 3 वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं तो हम पहले V1 कंसीडर करेंगे, हम V1 कंसीडर करेंगे, V2 और V3 को हम ग्राउंड कर देंगे और उसकी वजह से आउटपुट निकालेंगे पहले, फिर V2 कंसीडर करके आउटपुट निकालेंगे, फिर V3 कंसीडर करके आउटपुट निकालेंगे, और तीनों की वजह से जो आउटपुट होगा वो तीनों की वजह से आउटपुट जो इंडिविजुअल की वजह से हमने आउटपुट्स निकाले उन आउटपुट्स के एडिशन के बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पीडली परफॉर्म करेंगे, देखिएगा हम जब V1 कंसीडर करेंगे, ये जो V1 इसको मैं V1 डैश और V2 डैश बोल देता हूँ। जब मैं V1 वोल्टेज यहाँ बेटर होगा हम इसको VA VB और VC ले लें ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। जब VA VB VC है तब हम यहाँ पर फिर से हम वही V1 V2 रहने देते हैं। जब हमारे वोल्टेजेस VA VB और VC है तो VA के कारण जो आउटपुट होगा उसको हम बोलेंगे VOA, VB के कारण जो आउटपुट हमें मिलेगा वो VOB हो जाएगा, और VC के कारण जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारा VOC हो जाएगा।
और ये जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज वीओ है ये वीओए प्लस वीओबी प्लस वीओसी हो जाएगा। तो हम पहले V1 VA की वजह से आउटपुट वोल्टेज VOA कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, ये सर्किट फिर से जल्दी से मैं ड्रॉ करूंगा। इस सर्किट को हम फिर से ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं फीडबैक वाला पाथ एज इट इज है, फीडबैक पाथ में कोई चेंजेस हमने नहीं किए हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वही R1 RF अभी भी कनेक्टेड है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इस वोल्टेज VA को कंसिडर कर रहे हैं। R R रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमने कंसिडर किया है। और ये जो बाकी दो सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज को हमने अभी ग्राउंड कर दिया है। तो ये हमारा आर हो गया, ये आर हो गया, यहाँ हमने ग्राउंड किया और यहाँ हमने ग्राउंड किया। इनको हम जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो आउटपुट होगा उसको हम बोल रहे हैं VOA। अब ये आउटपुट होगा आपका, अगर मान ले हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो वोल्टेज है वो VA डैश है, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स VA डैश। अब ये VA डैश देखिए कैसे निकालेंगे हम। VA डैश निकालने के लिए देखिए यहाँ पर एक सर्किट, छोटा सा सर्किट हम बनाते हैं। इस सर्किट से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये दोनों रेजिस्टेंसेस हमने ग्राउंड कर रखे हैं, ये R और ये R वैल्यू का है, ये भी R वैल्यू का है। हमें इस पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए और यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है VA वैल्यू पर। तो यहाँ का हमें वोल्टेज चाहिए। यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए देखिए ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये सोर्स कनेक्टेड है आपका VA, ये R हो गया और इन दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये ग्राउंड हो गया R/2। और हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ के वोल्टेज के लिए अब देखिए हम यहाँ पे पहले करंट निकाल लें। वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, VA डैश वोल्टेज हो जाएगा ये I इंटू R/2, V इज इक्वल टू IR रिलेशन से। तो करंट निकाले हम, करंट हो जाएगा आपका VA अपॉन R प्लस R/2, इसको इंटू हम कर दें इंटू R/2। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो हमने वैल्यू लिखी है VA अपॉन R प्लस R/2, ये करंट I है। ये करंट I है जो कि यहाँ से आ रहा है। इस पूरे सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का ऐड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R प्लस R/2। और करंट I इज इक्वल टू V बाय R होता है, तो VA अपॉन R प्लस R/2 और इंटू हमने R/2 कर दिया, तो ये VA डैश मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, VA अपॉन नीचे हो जाएगा 3/2R, ये R/2 से कैंसिल होके VA/3 हो जाएगा। तो VA डैश आ गया VA/3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि VOA जो है ये हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स VA/3। अब इसी टाइप से जब आप थोड़ा सा आप यहाँ समझे, जब मैं सेकंड कंडीशन लूंगा, आपको ऐसा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली वर्ड यूज करके। अब जैसे मान लो सपोज हम यहाँ पर इसको जब सेकंड कंडीशन में लेंगे, तो देखिए आपसे वैसा ही सर्किट बनेगा। जब मैं इसको बी कंसीडर करूंगा और इस पॉइंट पे ग्राउंड करूंगा, तो वही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में एक सेम सेम जैसा अभी ये VA डैश वाला केस हमने कंसीडर किया, वही वैसा का वैसा ही केस बनेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब हम VOB निकालेंगे, तो ये भी हमें 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स VB/3 मिलेगा। और जब हम VOC कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हमें 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स VC/3 मिलेगा। तो ओवरऑल वोल्टेज हमारा ये यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, देखिए ओवरऑल वोल्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो VO इक्वल टू VOA प्लस VOB प्लस VOC है। तो फाइनली आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ इन तीनों इक्वेशन से हमें मिल रहा है 1 प्लस RF अपॉन R1 टाइम्स VA प्लस VB प्लस VC/3। देखिए ये इन तीनों टर्म्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर मुझे इससे सिर्फ VA प्लस VB प्लस VC चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस RF अपॉन R1 का मान 3 हो जाए। और अगर ये मान 3 मुझे चाहिए तो RF अपॉन R1 मुझे 3 माइनस 1 2 चाहिए। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि RF हमारा 2 टाइम्स R1, अगर ये कंडीशन हम लगा दें तो उस कंडीशन में ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा VA प्लस VB प्लस VC, जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज करते हुए एडर बनाने का
तो आप इसको याद करें, देखें, समझें और हमारे अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के और एप्लीकेशंस लेकर के आने वाले हैं। तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर से करें और पूरे लेक्चर्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।